अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, स्केलेटल मसल्स की वीकनेस हो जाती है। ये एक ऑटो इम्यून मस्कुलर डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि अपनी बॉडी के मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ही एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। बॉडी ही जो है अपनी न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। माइस्थीनिया ग्रेविस इज कॉज्ड बाय अ डिफेक्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस टू मसल्स। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, नर्व इम्पल्सेस जो है वो मसल्स के पे ट्रांसफर्स मसल की तरफ ट्रांसमिशन नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो हमारा थाइमस है वो ऐसे इम्यून सेल्स प्रोड्यूस कर रहा होता है जो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और ऐसे एंटीबॉडीज़ बनाती हैं जो हमारी बॉडी के जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं उनकी जो है उन पे जाके वो इफ़ेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, क्या होता है कि ये हमारी बॉडी, इसमें क्या होता है कि ये इसका जो हमारी ये नर्व आती है, नर्व की ट्रांसमिशन होती है मसल्स की तरफ। फिर एक जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है जिसे हम लोग कहते हैं एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो है वो जब दूसरी नर्व की तरफ जाता है तो ही जो है नर्व ट्रांसमिशन हो सकती है दूसरी नर्व की तरफ। तो जब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स ही नहीं होंगे, इनकी एंटीबॉडीज़ होंगी, इनकी ये कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो नर्व ट्रांसमिशन जो है वो मसल की तरफ कम होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, वीकनेस आएगी। ये सारा प्रोसेस आगे आता है, मैं आपको आगे समझाऊंगी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि दिस रेयर एक्वायर्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय एन एबनॉर्मलिटी इन बॉडी रिस्पॉन्स टू एसिटाइल कोलिन, a compound that helps transmit nerve impulses. With myasthenia gravis, the body immune system produces antibodies that block or destroy the many receptor sites for acetylcholine in the neuromuscular junction of the skeletal muscle. With few receptor sites available, the muscle receives fewer nerve signals resulting in weakness. अच्छा, ये क्या होता है, ये आपका जो है ये एक पूरी नर्व फाइबर है। ठीक है, नर्व सिग्नल दे रही। अब ये नर्व का ये जो है ये नर्व जो है ना मसल्स के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, नर्व जो है वो मसल को में जो है वो इम्पल्स ट्रांसमिट कर रही है। इम्पल्स वो किसे ट्रांसमिट करेगी, वो ट्रांसमिट करेगी एसिटाइल कोलिन की सूरत में। ठीक है, एसिटाइल कोलिन जो है वो मसल के ऊपर आके गिरेगा, मसल्स के ऊपर रिसेप्टर्स बने होंगे। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, जो माइस्थीनिया ग्रेविस है, इसमें ये रिसेप्टर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर ये जो है ये रिस्पॉन्स नहीं करती, या डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिससे क्या होता है कि ये जो नर्व इम्पल्स है ये मसल की तरफ नहीं जाता। जब मसल की तरफ नर्व इम्पल्स नहीं जाएगा तो मसल के अंदर वीकनेस आएगी, मसल में लेट मैसेज पहुंचेगा, जिससे क्या होगा कि जो है बॉडी के बहुत सारे फंक्शन जो है ना वो मुतासिर होंगे। अच्छा, ये थी नॉर्मल, ये नॉर्मल है और ये वीकनेस में है। ठीक है, ये नॉर्मल है और ये जो है ना माइस्थीनिया ग्रेविस का है। माइस्थीनिया ग्रेविस में देखिए ये नर्व की तरफ ये जा रही है लेकिन ये ब्लॉक हुआ है। ठीक है, या ब्लॉक हो रहा है या डिजेनरेट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसकी कैसी है, कि इसमें जो आइज़ होती है ना पेशेंट की, वो प्टोसिस हुआ होता है। प्टोसिस मतलब है कि ड्रूपिंग हुई भी होती है आईलिड की, एक आई की या फिर दोनों की। इसमें डबल विजन होता है जिसे हम लोग कहते हैं डिप्लोपिया। ठीक है, इस तरह क्या है, ये नॉर्मल है मॉर्निंग में और इवनिंग में। मॉर्निंग में ऐसे होता है और इवनिंग में ऐसे हो जाता है।
ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इनकी जो है क्या है, रिस्पायरेटरी फेलियर होता है, ठीक है। और क्या होता है, जो फेस और थ्रोट के मसल्स होते हैं वो क्या होता है, इनकी जो स्पीकिंग एबिलिटी होती है वो जो स्पीच होती है वो बहुत सॉफ्ट होगी और नेज़ल होगी। नेज़ल मतलब नाक से बोलेंगे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द मसल दैट आर अफेक्टेड, जो जो इनके मसल अफेक्ट है ना उन पे ये इनका पता चलता है, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो स्वेलिंग करेंगे, मतलब कोई भी चीज़ खाएंगे तो उनको चौक होगा। चौक मतलब कि उनका फंसेगा, सही तरह से वो नहीं निगल पाएंगे, ठीक है। उनको खाने में मुश्किल होगा, पीने में मुश्किल होगा, ठीक है। लिमिटेड फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे स्माइल करना लिमिट होगा, ठीक है। हर चीज़ को परसीव देर से करेंगे, ठीक है। नेक एंड लिम्ब मसल्स, नेक एंड लिम्ब मसल्स क्या क्या होंगे, इनके कैसे होंगे, ठीक है। इनकी बॉडी, इनकी फेस में से पता चलेगा कि इनकी जो है ना मसल, मतलब ऐसे लग रहा होगा कि जैसे थके थके हैं, इस तरह का फीलिंग आ रही होगी, ठीक है। सच एस इनकी आईज से पता चलेगा, इनकी फेस से पता चलेगा और इनके थ्रॉट से पता चलेगा, मतलब कि वीकनेस, ठीक है। इनके मसल्स, इन सारे मसल्स के में वीकनेस होगी, ठीक है। पेशेंट जो है ना विडल करेगा, ठीक है। विडल का मतलब है कि विडल का मतलब ये है कि ऐसे चलेगा जैसे, मतलब जैसे बहुत थका हुआ पेशेंट होता है, ठीक है, जिसको बहुत मुश्किल पेश आ रही होती है चलने में, ठीक है। इफ़ नेक इज़ वीक इट मे हार्ड टू होल्ड अप द हेड, ठीक है। अगर नेक वीक होगी तो उनके लिए मुश्किल होगा कि वो अपना सर उठा के चलें, ठीक है। उसके बाद आता है मायस्थीनिया ग्रेविस जनरली प्रोड्यूस मसल वीकनेस दैट इंक्रीजिंग ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड सबसाइड आफ्टर रेस्टिंग। अच्छा, रेस्टिंग के, क्योंकि रेस्टिंग में वो इतनी एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, मसल इतनी एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, एसिटाइल कोलिन नहीं रिलीज़ होता, सब कुछ लगेगा, कोई पता नहीं चलता कि मतलब सोने के टाइम जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं उस टाइम नहीं पता चलता। लेकिन जब फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो ये मसल वीकनेस जो है ना, ये एक्टिविटी के टाइम ज़्यादा होगी, ठीक है। बॉडीली वीकनेस यूजुअली सिमेट्रिकल विथ प्रॉक्सिमल मोर टू डिस्टल शोइंग डिक्रीज स्ट्रेंथ, ठीक है। जो डिस्टल मसल्स होंगे उनसे ज़्यादा जो प्रॉक्सिमल मसल्स होंगे वो डिस्टल मसल ऐसे मसल जो दूर हैं, ठीक है। लेकिन जो ऐसे मसल जो करीब हैं, ठीक है, वो आपकी जो है जो प्रॉक्सिमल मसल्स जो होंगे वो ज़्यादा शो करेंगे स्ट्रेंथ में डिक्रीज का देन डिस्टल मसल, ठीक है। डिस्पाइट मस्कुलर वीकनेस लीव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आर टिपिकली प्रिजर्व, ठीक है। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो भी हैं वो प्रिजर्व रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा आता है कि इनमें क्या होता है, इलेस में बी precipitated by emotional disturbances, infection, pregnancy and muscular effort, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही होता है, बहुत सारी ऐसे टाइम भी आता है कि ऐसा फील होता है कि जैसे ये लोग बिल्कुल ठीक हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि मसल रिसेप्टर्स हैं, मसल रिसेप्टर जो हैं जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली, जब आपकी बॉडी एक चीज़ डिस्ट्रॉय कर रही है, ठीक है, उसको रिपेयर भी करती है। आपकी एंटीबॉडी से वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या वो ब्लॉक हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बीच में रिपेयर भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रिलैप्स पीरियड आता है। रिलैप्स पीरियड में क्या होता है कि वो ऐसा फील होता है कि पेशेंट जो है वो ठीक हो गया है, ठीक है। लेकिन रिलैप्स और फिर से हो जाता है। ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से ये फिर से एग्जैजुरेट होके होता है, जैसे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये ज़्यादा हो सकता है। मतलब एक हुआ है लेकिन ठीक हो गया है, लेकिन फिर इन चीज़ों की वजह से जो है ना ये फिर हो सकता है, ठीक है। जैसे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है, इन्फेक्शन है और प्रेगनेंसी है और मस्कुलर इफेक्ट है इनकी वजह से। उसके अलावा क्या करते हैं कि इनको कैसे असेस किया जाता है, थेरेपिस्ट शुड असेस द पेशेंट एंड्योरेंस एंड फैटिगेबिलिटी बाय रिकॉर्डिंग द डिस्टेंस अप
the distance a patient move within a certain time period during 3-minute walk test. ठीक है, the number of the rest take needed is noted while monitoring vital signs such as heart rate, oxygen saturation. ठीक है, risks explain. ठीक है, अच्छा, द डिजीज़ यानी डिजीज़ इज़ नॉट डायरेक्टली इनहेरिटेड नॉर इट इज़ कंटेजियस, इज़ कॉमनली अफेक्टेड एडल्ट वुमेन अंडर 40 एंड एल्डर मैन अबव 60, बट इट कैन अकर एन एज. अच्छा, ये जो डिज़ीज़ होती है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, कोई भी ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होती है उसका नहीं पता, वो हेरिडिटी नहीं होती. ठीक है, मोस्टली होती हैं, लेकिन ये जो डिज़ीज़ है ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है और ये ना ही कंटेजियस है, मतलब एक बंदे को लगी है तो दूसरे, ऐसा नहीं होता कि एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाएगी, और ना ही ऐसा है कि ये इनहेरिटेड है. इनहेरिटेड भी हो सकती है लेकिन ये नॉट डायरेक्टली लिंक्ड है इनहेरिटेड से. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 40% जो 40 ये एल्डर वुमेन में होता है जो 40 से कम होती हैं, और उन मर्दों में होता है जो 60 से अबव होते हैं. ये किसी भी एज में आ सकती है. ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? इसके सिम्टम्स और असेसमेंट में क्या आ जाता है कि पेशेंट को 3 मिनट की वॉक टेस्ट कराते हैं, उसके सारे वाइटल साइन चेक किए जाते हैं. ठीक है, उसका देखते हैं कि भाई ये ब्रेक ले रहा है, उस 3 मिनट वॉक में भी ये ब्रेक ले रहा है, तो आया ये क्यों ले रहा है ब्रेक. ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है डायग्नोसिस में क्या है? डायग्नोसिस इज ऑफन डिलेड बिकॉज मसल वीकनेस इज कॉमन. symptoms in other diseases and may be slowly develop. Diagnosis tests that help confirm the diagnosis include detecting the presence of immune molecules or acetylcholine receptors antibodies and electromyography. अच्छा, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? पेशेंट के चेक किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है कि आया उसके जो ब्लड में ऐसे इम्यून मॉलिक्यूल्स है या ऐसे एंटीबॉडीज़ हैं जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को इफेक्ट कर रहे हैं, जिनको हम लोग कहते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स एंटीबॉडीज़. उनकी वजह से हमें पता चलता है कि ये डिजीज़ है पेशेंट में. ठीक है, उसके अलावा तो फिज़िकल एक्सरसाइजेस क्या हैं? फिज़िकल एक्सरसाइजेस में हम लोगों ने उनको स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग करानी है, जैसे स्ट्रेंथ कॉर्ड्स की स्ट्रेंथनिंग करानी है ताकि उनकी वॉक इम्प्रूव हो. ठीक है, उनके मसल जो वीक हैं, जैसे नेक के मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग करानी है. ठीक है, बेशक इसमें जो है वो होता है कि पेशेंट जो है ना वो फटीग हो, मतलब पेशेंट जो है वो उसका सिम्टम्स इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन उसको मोनिटर करना है. ठीक है, साथ साथ अब फिजिकल थेरेपी में ग्रेजुअली एड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस सच एज वेट लिफ्टिंग. ठीक है, सबसे पहले आपने इनको पेशेंट को कहना है कि वो खुद थोड़ी सी ग्रिप पकड़ें, थोड़ी सी एक्टिविटी करें ताकि उनके मसल के अंदर उनकी जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस हैं वो इम्प्रूव हों. ठीक है, उसके बाद ऐसे एक्सरसाइज करानी है जो विदाउट असिस्टेंट वाली एक्सरसाइजेस करानी है, जिसमें कोई वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस ना हो. उसके बाद उनको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करानी है. ठीक है, ये सारी एक्सरसाइजेस कराएंगे हम लोग. उसके बाद हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे? पेशेंट इनकरेज टू यूज़ असिस्टिव डिवाइसेस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉल. ऐसे पेशेंट में गिरने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होती है, उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है, उनके अंदर फटीग इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, एज डे प्रोग्रेस, क्योंकि डे जो वक्त गुजरता रहता है तो उनको थकावट होना स्टार्ट हो जाती है. अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें जो पेशेंट को हम लोग एक्टिविटी कराते हैं वो पेस की बुनियाद पे कराते हैं. पेस क्या है? व्हाट इज पेस? प्लानिंग daily activities, adapting the home, adequate rest, assisting equipment, asking for help, conserving energy, checkups with doctor, cool environment, emotional stability.
ठीक है। एक्सरसाइज इन मॉडरेशन, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डेली टास्क। अच्छा, इसमें ये सारी पेशेंट को कहते हैं कि उसका जो घर है वो ऐसा हो, उसको ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं, डेली एक्टिविटीज़, ठीक है, जो वो कर सकता है, ठीक है, और उसको इनकरेज करते हैं कि वो असिस्टिव इक्विपमेंट्स ले, ठीक है। वो उसको ये भी कहते हैं कि वो उसको मदद चाहिए तो वो अडॉप्ट करे, ठीक है, बुलाए, ठीक है। उसका होम ऐसे होना चाहिए कि उसमें कोई भी किस्म की किसी जगह पे रुकावट ना हो, कि ताकि उसके गिरने के चांस ना हो सके। उसका एनवायरनमेंट कूल हो, डॉक्टर के साथ चेकअप करवाए डॉक्टर से, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी हो, ठीक है। एक्सरसाइज भी हो तो इतनी हो कि उसकी जो है उसके मुताबिक हो, उसकी स्टेमिना, उसकी एनर्जी के मुताबिक हो, ठीक है। उसके अलावा ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं जो आप ब्रीथिंग मसल्स को स्ट्रेंथ करती हैं, जैसा कि माइस्थेनिया ग्रेविस जो क्या करती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फिजिकल थेरेपी फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस कैन आल्सो कंसिस्ट ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव द लंग फंक्शन। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में इंक्लूड द इंस्पायरेटरी मसल ट्रेनिंग विच स्ट्रेंथ lung muscles through use the breathing device, pulse lift breathing, diaphragmatic breathing, ठीक है। पल्स लिफ्ट ब्रीथिंग में क्या होता है कि हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि वो सांस ले अंदर की तरफ और उसके बाद उसको मुंह से निकाले, ठीक है। लिप्स को ऐसा बना के जैसे सीटी की तरह हम लोग जैसे मुंह बनाते हैं, इस तरह पेशेंट को कहना है कि जब वो अपनी अंदर ले हवा, जब सांस अंदर ले और जब बाहर निकाले तो उसको यूं करके निकाले, ठीक है। मतलब जैसे सीटी के लिए हम लोग मुंह बनाते हैं, उस तरह का मुंह करके उस तरह पेशेंट वो सांस को बाहर निकाले, ठीक है। Physical therapy will specify the frequency, duration of each breathing exercises based on your individual need। अच्छा, फिजिकल थेरेपी को चाहिए कि वो जिस ड्यूरेशन में एक्सरसाइज करा रहा है, मतलब कितनी ड्यूरेशन की एक्सरसाइज करा रहा है, ये हर पेशेंट के नीड के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या होगा कि हम लोग ऐसे इंस्पायरेटरी मसल्स को जो है ना स्ट्रेंथ करेंगे जो सांस लेने में हेल्प करते हैं पेशेंट की, ठीक है। इन सारे ये ब्रीदिंग डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराएंगे, पल्स लिफ्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराएंगे और ब्रीथिंग डिवाइस को यूज़ करें जिसे हम लोग कहते हैं स्पायरोमेट्री यूज़ करना, ठीक है। तो उनकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी लंग्स के मसल्स हैं वो स्ट्रेंथ होंगे, ठीक है। तो ये सारी एक्सरसाइज आएंगी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस में। बस, थैंक यू सो मच लेक्चर सुनने का। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में आपको मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।